वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। पिछले वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्यकाल, नवपाषाण काल और धातु युग जिसमें ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग, इन सब का, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, इसका समय, इनका सबका हमने अध्ययन किया, कहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी और इनके जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल थे उन सबका, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इनका भी हमने अध्ययन कर लिया था। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। आज हम अध्ययन करेंगे इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नगरीय नियोजन, इनका अध्ययन आज हम करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं नगर नियोजन। नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर नियोजन एवं जल निकासी प्रणाली है। यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता क्या रहेगी नगरों की, नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली। जल का निकास कैसे किया गया नगरों के अंदर, उसके बारे में इसमें बताया गया है, वो महत्वपूर्ण हड़प्पा का। और इसके अंदर एक चीज और बताई गई कि सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण दिशा में काटती हुई नगरों को वर्गाकार एवं आयताकार खंडों में विभक्त करती थी, जिसे जाल पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति, सेक्टर सिस्टम कहा जाता है। अब देखिए, यानी उस समय सिंधु सभ्यता में सड़कें किस तरह बनाई जाती थी, एक दूसरे को समकोण में काटती हुई, और नगरों को वर्गाकार, चार वर्ग का मतलब चारों दिशाएं बराबर, यानी नगरों को वर्गाकार बनाया गया था और उसको आयताकार खंडों में विभक्त किया गया था। और जो सड़क जो पद्धति जाल पद्धति होती थी, जिसे सेक्टर सिस्टम, वर्तमान में हम देखें ना तो चंडीगढ़ शहर और जयपुर, उसको भी इसी तर्ज पे बसाया गया है। सिंधु सभ्यता का अगर हम देखना चाहे तो जयपुर को देखो आप, पिंक सिटी जयपुर है वो, और चंडीगढ़, उसमें सेक्टर सिस्टम का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह की उनकी नगर नियोजन बहुत ही ढंग से किया गया था और उनकी नगरीय जो नगर नियोजन की क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। सड़कें एवं गलियां एक निर्धारित योजना के अंतर्गत निर्मित की गई। सड़कें और गलियां कैसे बनाई, एक निर्धारित योजना के द्वारा ढंग से बनाई गई। और क्या था उसके अंदर, जैसे इसमें क्या था, मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। जो मुख्य मार्ग होता था नगर का, वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते थे। नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। जो नगर की जो प्रथम सड़क होती थी उसे क्या कहा जाता था, प्रथम सड़क कहा जाता था। नगरों में प्रवेश पूर्व सड़क से होता था। जो नगरों में जो प्रवेश होता था, पूर्व दिशा की जो सड़क होती है उससे नगरों में प्रवेश किया जाता था। जहां ये प्रथम सड़क से मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा गया है। जहां से ये लोग जाते थे तो वहां पे सड़क प्रथम सड़क से मिलती थी, तो उसे क्या कहा गया है, ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा गया था। और जल निकास प्रणाली कैसी थी, नालियां ईंटों पत्थर से ढकी हुई थी। जो जल निकास प्रणाली कैसी थी उस समय, जो नालियां थी वो उससे ढकी हुई थी, ईंटों और पत्थरों से ढकी हुई नालियां थी। यानी ये मालूम नहीं पड़ता था कि जल किधर से जा रहा है। आप देखो जयपुर में भी नालियां ढकी हुई मिलेगी, जयपुर के अंदर भी इस तरह का प्रयोग किया गया है। और इसमें क्या बात है, क्या खास बात है, घरों से जो जल निकासी किया जाता था मोरियों द्वारा होता था। एक मोरिया का मतलब होता है कि ढकी हुई नालियां जो मुख्य नाले में जाके मिलती थी। सभी नालियां जो नगर जो घर थे उसकी नालियां क्या होती थी, नाली बनाई जाती ढकी हुई जो मुख्य नाली में जाके मिलती थी। और सारा जो पानी था, जो भी कचरा नाली में जो भी जाता था वो मुख्य नाली में मिलके बाहर जाता था। और इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो नगर पक्की ईंटों से बने हुए थे और कालीबंगा, रंगपुर कच्ची ईंटों से। अब इसमें देखो, ध्यान से समझो, इसमें दे रखा है जो हड़प्पा का ये मैंने चित्र डाल रखा है वो देखो। और इसके अंदर जो ये चित्र दे रखा है उसमें मोहनजोदड़ो जो शहर था उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था और कालीबंगा और रंगपुर जो क्षेत्र है उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। गृहशैली क्या होती थी, सड़कें सीधी होती थी, बिल्कुल समकोण में काटती थी। जल निकास को विलक्षण भूमिगत व्यवस्था, यानी विलक्षण भूमिगत दबी हुई, यानी जल निकास हम होता था, जो नालियां थी बिल्कुल ढकी हुई रहती थी, मालूम ही नहीं पानी किधर से, जल का निकास कैसे हो रहा है, ये विशेषता थी। और जो सड़कें होती बिल्कुल समकोण होती थी। तो नगर नियोजन उनका बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया था। और एक खास बात और क्या होती थी, इनके जो नगरों में क्या होता था कि
इनके अंदर बसावट एक समान थी। तो नगरों की बसावट क्या थी? एक समान। जानते हो कैसे? एक लाइन से जो मकान जो भी बने होते थे बिल्कुल लाइन से एक सीध में बने होते थे। आगे हम देखते हैं इसमें इनका राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। सिंधु सभ्यता के लोगों की राजनीतिक व्यवस्था केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। हड़प्पा के लोगों की संस्कृति किससे संचालित होती थी? केंद्रीय शक्ति से। केंद्रीय शक्ति का मतलब जो संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति की, यानी शक्ति का भी केंद्रीकरण नहीं होता था। मुख्य शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, एक शासक या जो भी अधिकारी है उसके हाथ में होती थी। हड़प्पावासी व्यापार और वाणिज्य से अधिक प्रभावित थे। हड़प्पा के लोग व्यापार और वाणिज्य से बहुत ज्यादा प्रभावित, यानी व्यापार का बहुत अधिक महत्व था उनके जीवन में। वो ज्यादातर व्यापार की तरफ उनका रुझान ज्यादा था। तो इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन भी वणिक वर्ग के हाथों में था। जो पैसे वाला वर्ग था वो वणिक वर्ग था, तो उनके हाथ में शासन था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि व्यापार और वाणिज्य में ये ज्यादा कई जो समकालीन सभ्यताएं थी उनसे व्यापार करते थे हड़प्पा के लोग, जिनके नाम में मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता, ये कई सभ्यताएं उनसे व्यापार होता था। अब सिंधु प्रदेश के लोगों का शासन मध्यम वर्गीय था और जनतात्मक शासन था। हम आप एक को बता दीजिए, हड़प्पा का मैंने बताया, हड़प्पा का शासन वणिक वर्ग के हाथ में। नहीं, वणिक कौन होता है? जो व्यापार करता है, जो किसी वस्तु को बेचता है, वणिक होता है। तो उनके हाथ में शासन था, ये ध्यान रखना है। राजनीतिक व्यवस्था हम देख रहे हैं सबकी। और जो सिंधु प्रदेश के लोग थे उनका शासन मध्यम वर्गीय जनतात्मक शासन था। मध्यम वर्ग होता था जो कृषि संबंधित थे, जो पुजारी वर्ग से संबंधित, धर्म से संबंधित व्यक्ति थे। धर्म से धार्मिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते थे, जो पुजारी होते थे, उनके हाथ में, अर्थात उनका शासन किसके हाथ में था? पुरोहित के हाथ में। अब आपको समझ में मध्यम वर्ग कौन था उस समय? जो पूजा करते थे और धर्म का कार्य करते थे, वो होते थे पुरोहित। उनके हाथ में शासन था। सिंधु प्रदेश के लोगों का शासन पुरोहित वर्ग के हाथ में था। और मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। अब मोहनजोदड़ो जो क्षेत्र था वहाँ का शासन एक प्रतिनिधि शासन। जानते हो क्या होता है? उसको जनता के द्वारा चुना जाता प्रतिनिधि, यानी सभी लोगों की राय से एक को नियुक्त किया जाता था। किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करके उसके हाथ में शासन होता था। वो प्रतिनिधि होता था किसका? जनता का। तो वहाँ पे प्रतिनिधि शासन था, जैसे लोकतंत्र की तरह शासन था मोहनजोदड़ो के अंदर। तो हमने राजनीतिक व्यवस्था देखी। इसकी जो महत्वपूर्ण तीनों जो प्रदेश बताया, हड़प्पा, सिंधु और मोहनजोदड़ो जो क्षेत्र थे, उनमें शासन का अलग अलग तरीका था। आए समझ में? आगे बेटा, तो व्यापार को महत्व ज्यादा हड़प्पावासी लोग देते थे। ये ज्यादा व्यापारी वर्ग के लोग होते थे हड़प्पा के। इसके अलावा हम देखते हैं आगे, अब सामाजिक व्यवस्था कैसी थी इनकी जो सामाजिक व्यवस्था किस तरह थी वो हम देखते हैं। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। समाज की जो इकाई क्या थी? परंपरागत तौर पर क्या थी? परिवार थी। परिवार पहली इकाई क्या थी समाज की? परिवार। और एक चीज और थी यहाँ पे, हड़प्पा समाज मातृ सत्तात्मक शासन था यहाँ पे। यानी जो पितृ सत्तात्मक पिता के नाम होता है, तो मातृ सत्तात्मक माता का शासन होता था। इसमें क्या कैसे था इसके बारे में मिला है। मातृ देव की पूजा तथा मोर के चित्र से परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज मातृ सत्तात्मक था। यानी मातृ देवी की जो मोहरें थी, उस समय जो मोहरें चलती थी, मुद्रा चलती थी, उसमें उसका मातृ देवी का चित्र होता था। अब मातृ देवी कौन है? जो प्रकृति देवी है, उसका चित्र अंकित था। तो वो ज्यादातर मातृ शक्ति को महत्व देते थे। तो वहां का समाज मातृ सत्तात्मक था। आपको समझ में आ गया मातृ सत्तात्मक क्या होता है? अगर नहीं तो मैं थोड़ा और बताना चाहूंगा आपको। यानी जिसमें संतान का नाम माता के नाम से जुड़ा होता है उसे मातृ सत्तात्मक बोलते हैं। जैसे ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपके समझ। अभी कई जो कबीले जनजातियां अपने आसाम साइड में इनमें है ना, तो वहाँ पे क्या है मातृ सत्तात्मक परिवार है। केरल साइड में इनमें जो आदिवासी जनजातियां है, मणिपुर साइड में, वहाँ मातृ सत्तात्मक शासन भी भारत में। और समाज अनेक वर्गों में विभाजित है और शांतिप्रिय समाज था। समाज अनेक वर्गों में विभाजित था और वहाँ का समाज कैसा था? बिल्कुल शांतिप्रिय था। और सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग वो लोग करते थे। सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग भी हड़प्पा के लोग करते थे। आभूषणों का प्रयोग महिला पुरुष दोनों ही करते थे। जो आभूषण होते थे, ये चित्र दे रखे आभूषण के, खाली दांत के इनके आभूषण बनाए जाते थे। तो इनका प्रयोग महिला पुरुष दोनों ही करते थे। एक विशेषता समाज की ये थी। और समाज में एक चीज और थी,
इनमें क्या था, ये 3 प्रकार से शवों की अंत्येष्टि। अब इसके बारे में आपको बताऊं, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। वहां शवों की अंत्येष्टि 3 प्रकार से की जाती थी। पहला, पूर्ण समाधिकरण का मतलब है जो भी मृत शरीर मृतदेह है उसको जमीन में दफना देना। ऐसे कैसे दफना देना, मृत शरीर को, देह को जमीन में दफना देना, क्या होगा, पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण का मतलब होता है मृतदेह को जंगल के अंदर किसी पेड़ के बांध के या कैसे भी उसको बांध के रखा जाता था। उसको पशु पक्षी जो भी खा जाते थे, उसको खाने के बाद जो बचे अवशेष उसको समाधि तरह उसको दफन करना, वो आंशिक समाधिकरण होता है। और जो दाह संस्कार आप जानते हो, मृत शरीर को अग्नि के अंदर जला देना, वो दाह संस्कार था। तो ये समाज की जो कुछ परंपराएं थी, सिंधु समाज की सामाजिक व्यवस्था इस तरह थी वहाँ की, आपकी समझ में आ भी नहीं होगी। तो यहाँ पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, ये कई बार पूछ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रहनी चाहिए चीजें भी आपको। अब आगे देखेंगे हम इसका धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन कैसा था वहाँ के लोगों का। किसी भी मंदिर और पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं थे, ज्यादा मंदिर वगैरह वहाँ पे नहीं थे। वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति के तत्वों की, 5 तत्वों की पूजा करते थे। अग्नि जल वायु, जैसे पीपल नाग अग्नि जल की पूजा की जाती थी। अब वहां पे क्या था, प्रकृति की पूजा। तो ये प्रकृति संबंधित चीज 5 तत्व थे, अग्नि जल वायु, इनकी पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर एक योगी का चित्र अंकित है। उसे पुरुष देवता पशुपतिनाथ शिव माना गया है, अर्थात शिव की आराधना भी वहां होती थी। जो आपके ये चित्र दे रखा है मैंने, ये सामने चित्र है, उसमें पशुपति शिव, भगवान शिव को पशुपति माना गया है। उनकी पूजा कैसे मालूम पड़ा कि उनकी पूजा थी, एक मोहर में एक चित्र मिला, वहाँ की जो मोहर थी, शेलकड़ी पत्थर से मोहरें बनती थी, उसमें पशुपति शिव का चित्र है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वह शिव जी की आराधना भी, शिव की पूजा भी की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में, वह शिव की पूजा भी की जाती थी। ये इसमें कैसा चित्र है वो आपको देखो, किस तरह का चित्र है वो। 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके सिर पर 3 सींग है, बाएं ओर गेंडा और भैंसा और दाएं ओर क्या नाम से बाघ हिरण है। उसे पशुपति शिव कहा गया है, जिसे आदि शिव बताया गया है। इससे सीधा है कि शिव की पूजा। और हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं मिली, और पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं मिली। अब पक्की मिट्टी बने मूर्तियों क्या कहते हैं, टेराकोटा बोला जाता था। एक चीज और देखो, पक्की मिट्टी की जो मूर्तियां बनाई जाती थी टेराकोटा कहा जाता था वहां पे। तो पक्की मिट्टी की मूर्ति मिली, वो मातृ देवी की मूर्ति है। ये सामने दे रखा है आपकी, ये माता देवी की मूर्ति, यानी इसकी माता देवी का मतलब है जब देवी की पूजा की जाती, माता की पूजा की जाती, पार्वती जी की, उसे माता देवी बताया गया है। और एक मूर्ति मिली वहां पे जिसमें गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है, ये पौधा दिखाया गया है। उससे सिद्ध होता है कि ये पृथ्वी की देवी की प्रतिमा है, पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। तो वहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर भी पूजा करते थे। ये तो ही बात। अभी जो चित्र आपको दे रखा है सामने, ये एक वहाँ का एक पुजारी का चित्र है। ये पुजारी, और वहाँ पे ये चित्र किससे बना हुआ है, शेलकड़ी पत्थर से बनाया गया है। और वहाँ की जो चित्र बनाने की जो कला थी वो 3 आयामी, ऐसे लगे वास्तु दिखे, इस तरह बनाया गया था। उसकी खुदाई इस तरह थी जैसे वास्तु लगे वो। इसको जो बताया जा रखा है इसमें, जो इसका पुजारी का चित्र है, वो एक धार्मिक पुजारी है। वो जैसे ध्यान मुद्रा में आंखें आदि बंद हुई है, वो दिख रही है। इससे सिद्ध होता है कि वो ध्यान मुद्रा में मग्न है। और इसे बाएं इसके हाथ में शॉल है और दाढ़ी, और इसका क्या नाम से ये जो दे रखा है चित्र, उससे ये सिद्ध दे रखा है कि वो एक पुजारी है और धार्मिक व्यक्ति है। तो ये जो चित्र भी उसमें बताया गया कि वो कला में बहुत ही अच्छे पारंगत थे, वो शिल्प कला मूर्ति कला के अच्छे विद्वान ज्ञाता भी थे। तो उनसे मालूम पड़ता है कि वो धार्मिक व्यक्ति थे, उनका जीवन बहुत धार्मिक था और प्रकृति की पूजा ज़्यादा वो करते थे। नेक्स्ट आता है आपके आर्थिक जीवन क्या था उनका, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे थी, किस तरह के कार्य वो करते थे, वो देखते हैं हम। हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, दस्तकारी और आंतरिक व विदेशी व्यापार पर आधारित थी। इस लाइन को समझो। वहाँ की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, कृषि पे। वहाँ के लोग ज्यादातर कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। कृषि और पशुपालन दोनों करते थे और दस्तकारी कार्य भी करते थे। वो बनाने का दस्तकारी में जैसे कोई चीजें बनाई जाती है वो होती है, मिट्टी के बर्तन बनाना, सब चीजें आती है उसमें। आंतरिक व्यापार होता है,
अपने ही क्षेत्र में, अपने ही क्षेत्र में हड़प्पा जो क्षेत्र है चारों तरफ जितना फैला हड़प्पा क्षेत्र, जो मोहनजोदड़ो चारों तरफ हड़प्पा कालीबंगा इन क्षेत्रों में जो व्यापार कहलाएगा वो होता है आंतरिक, यानी उसी सभ्यता में भी व्यापार करेंगे। उस सभ्यता जो नगर है हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंध जो भी है उनमें व्यापार कहलाएगा आंतरिक, और विदेशी होता है दूसरे जो सभ्यता है विश्व के अंदर उनसे व्यापार है वो विदेशी व्यापार कहलाता है। पता है आपको इसमें क्या था, उनका विदेशी व्यापार कई देशों से, कई देश में जो सभ्यता है मैं एक दो के नाम बता रहा हूँ आपको। सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता दजला नदियों की इराक के अंदर थी, उनसे भी यहाँ का व्यापार होता था। तो हमारे जो हड़प्पा लोग कालीन जो व्यापार था वो विदेशी व्यापार पर भी आधारित था, विदेशी व्यापार भी यहाँ आया निर्यात दोनों किया जाता था। हड़प्पा के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, वहाँ के लोग कृषि के लिए लकड़ी के हल बनाए जाते थे, उनका प्रयोग करते थे वहाँ के लोग। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो हड़प्पा और कालीबंगा में अनाज बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। जो अनाज होता था, जो फसल उगाए जाते अनाज होता था उसको बड़े बड़े कोठार बनाए जाते थे। मैंने अभी पहले लेक्चर में बताया था, चित्र में बताया था उसका अनागार का। इस तरह के अनागार मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीबंगा में भी है, सब में मिले ये। तो वो सारे अनाज को वहाँ इकट्ठा करते थे बड़े अनाज कोठारों में। वर्तमान में कोठारों का जो रूप हम देखें ना तो जो मंडी होती है ना अनाज मंडी, उस तरह वो अनाज को इकट्ठा नगरों में करते थे लोग वहाँ के, वो कोठार बोला जाता था उनको। और एक क्या विषय था जो वहाँ पे क्या हुआ, सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को था। इसे यूनानी ने सिड्रोन कहा, यानी जो कपास आप जानते हो कपड़ा बनाया जाता है, जो रुई का पौधा सबसे पहले विश्व के अंदर जो सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं में सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। तो इसे यूनानी सभ्यता के लोगों ने क्या कहा था, सिंड्रोन कहा था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। कपास की जो सबसे पहले शुरुआत सिंधु सभ्यता के लोगों ने, कपास सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने उगाया था। और यहाँ का आर्थिक जीवन में यहाँ के लोग अनेक प्रकार के पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे और साथ में तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में कांसे के औजार मिले। भाई मैंने आपको बताया था कि पत्थर पाषाण काल के बाद का काल ही तो अपने ये आया है, जो सिंधु घाटी हड़प्पा काल है, तो पत्थर के औजार भी करते थे वो, और तांबे के औजार उनका भी प्रयोग करते थे। तांबा सबसे पहले मिलाना ताम्र युग था। उसके साथ साथ उन्होंने एक नया धातु बनाया, वो था कांसा। कांसा क्या है, तांबे और टिन को मिलाने से कांसा तैयार होता है। तो कांसे के औजार भी वहाँ पे मिले थे। तो ये आर्थिक जीवन के बारे में हम देख रहे हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है, तो कांसे के औजार भी वहाँ पे काम में लिए जाते थे हड़प्पा में। शिल्प कला का महत्वपूर्ण प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। शिल्प कला बहुत ही महत्वपूर्ण थी वहाँ की। जो नर्तकी की मूर्ति मैंने बताई थी उसमें वो ऐसे ढलाई की गई, उसके एक एक जैसे अंग उनको इस तरह से बनाया गया कि एक कला है किस तरह बनाया गया है, तो वो उनकी महत्वपूर्ण शिल्प कला का नमूना है। इसके अलावा एक मूर्ति इसमें दे रखी है, जैसे ये बिना दड़ का मूर्ति है, ये भी कला का नमूना है, किस तरह बनाया गया उसको। और जो वो मूर्ति तो कांसे की बनी हुई थी, ये उससे बनी है, लाल पत्थर से बनी हुई है। तो इससे मालूम पड़ता है कि शिल्प कला उन्नत थी वहाँ की शिल्प कला बहुत ही उन्नत थी। हड़प्पा काल सिंधु घाटी काल जो सब थी बहुत ही उन्नत थी। इस काल में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था। कुम्हार के जो चाक का खूब प्रचलन था, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा बनाए, मर्दमान बहुत ज़्यादा बनाने कला महत्वपूर्ण थी। वो ऐसे मजबूत भी होते थे। तो कुम्हार के चाक का वो खूब प्रचलन था उस समय, और उससे अनेक मर्दमान बनाए जाते थे। हड़प्पाई लोगों के मर्दमान की अपनी खास विशेषता क्या थी कि वे चिकने और चमकीले होते थे। जो बर्तन बनाए जाते मिट्टी के मर्दमान कहा जाता था, वो बहुत ही चिकने और चमकीले होते थे और मजबूत होते थे। तो ये आर्थिक जीवन का क्या था, कृषि से लेकर दस्तकारी शिल्प कला ये वहाँ के लोग करते थे। मन के बनाने कारखाने प्राप्त हुए कहीं पे लोथल में यहाँ पे, तो ये उनका था, व्यापार करते थे। तो ये उनका आर्थिक जीवन क्या था, उन्नत था। हर व्यक्ति अलग अलग कार्य करते थे आर्थिक जीवन में। अब एक चीज़ इसमें और भी आती है, जैसे आर्थिक जीवन में उस समय कुछ ज़्यादातर गेहूँ, जो जिस तरह की गेहूँ, जो मटर, तरबूज, जिस तरह की फसलें भी उगाई जाती थी। और मैंने आपको बताया चावल, लोथल में चावल का प्रयोग मिला, चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पशुपालन में पशु कौन कौन सी थी, आप ध्यान से समझ लेना इसको। वहाँ पे बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि पाले जाते थे। और इसके अलावा
एक टेराकोटा। अब टेराकोटा मैंने आपको बताया था कि पक्की मिट्टी की जो मूर्ति है उसे टेराकोटा कहा जाता है। और गुजरात के जो निवासी, सिंधु का गुजरात क्षेत्र, वहाँ के निवासी क्या हाथी पालते थे। और यहाँ पे क्या था, यहाँ के अलावा यहाँ पे जो इनका बाट माप तोल जो होती थी ना आर्थिक जीवन में, जैसे किसी के तोलने की इकाई क्या होती थी बेटा, वो होती थी 16 के अनुपात में होती थी, 16, 64, 32। यानी 16 के अनुपात तोले, जैसे 16 अपन जैसे 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, बहुत 16 से चला, 16 से होता, 16 के बाद 32 ऐसे। तो इनकी बाट माप तोल की इकाई 16 होती थी। और बाट होते थे घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार। जो बाट होते थे कैसे होते थे, घनाकार के बाट होते थे और बेलनाकार होते थे और शंक्वाकार आकृति के बाट होते थे, जिससे तोला जाता है किसी वस्तु को। अब मृत भांडों में जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उसमें किसकी आकृति अंकित करते थे, ज्यादातर ये पेड़ पौधों की, वृक्षों की आकृतियां होती थी। जैसे चित्र में वृक्षों की पत्तियों की आकृति दे रखी है, ये भी वर्णित करते थे। किसमें, मनुष्य की आकृति भी उसमें करते थे, अंकित करते थे मृत भांडों में। और मोहरें किसकी बनी होती थी उस समय, मोहरें शैलखड़ी पत्थर की बनी होती थी, जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता था। मोहरें कैसी होती थी, आयताकार होती थी, वर्गाकार, बेलनाकार प्रकार की होती थी। यह आर्थिक जीवन इनका। हम देखते हैं आगे व्यापार। उस समय व्यापार का जो तरीका था मौद्रिक विनिमय नहीं था, उस समय वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय जानते, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। यहाँ के व्यापारी दूसरी जगह जाते थे और वहां से दूसरी वस्तु, यहाँ की वस्तु दे के दूसरी वस्तु लेके आते थे। आपको मैं इसमें कुछ बता रहा हूँ, जैसे तांबा, राजस्थान खेलते थे, तांबा लेते थे। टिन कहाँ से, टिन सोना चांदी अफगानिस्तान से, रतन दक्षिण भारत से। और इसके अलावा जो एक जैसे नील रत्न होता था, वो अफगानिस्तान, बदख्शा अफगानिस्तान से व्यापार किया जाता था। और इसके अलावा फिरोजा नाम का पत्थर मेसोपोटामिया सभ्यता से सिंधु सभ्यता के लोग लाते थे। फिरोजा पत्थर एक कीमती पत्थर होता था, उसको ये कहाँ से लाते थे, मेसोपोटामिया। लाजवर्द पत्थर ये अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया सभ्यता से बात के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वहाँ से लाते थे और वहाँ के लोगों को तांबा उपलब्ध कराते थे। तो वस्तु विनिमय था वहाँ पे। वस्तु विनिमय समझ गए, वस्तु के बदले वस्तु लेना, जो मुद्रा का चलन नहीं था उस समय। और व्यापार का तरीका क्या था, दो तरीके व्यापार कैसे होता था। स्थलीय व्यापार होता, अफगानिस्तान ईरान में लोग स्थलीय व्यापार करते थे, वहाँ से स्थलीय व्यापार के द्वारा वहाँ पे व्यापार होता, दो देशों से अफगानिस्तान ईरान व्यापार होता था, स्थलीय व्यापार। जलीय व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता में जलीय व्यापार के लिए मेहरान और बहरीन द्वीप में जो व्यापार किया जाता था, व्यापारी जाते जलीय मार्ग से जाते थे। आज समझ में आपके, स्थलीय मार्ग होता है जिससे इस तरह जाते थे, और जलीय मार्ग से कहाँ जाते थे, मेहरान और मकरान और बहरीन द्वीप पे। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार सुमेरियन, मेसोपोटामिया सभ्यता से भी था। इसके अलावा मेसोपोटामिया, सुमेरियन, बेबीलोनिया सभ्यता भी थी। और भी कई सभ्यताएं थी जिनसे इनका व्यापार होता रहता था। फारस की खाड़ी में बहरीन द्वीप व्यापार मंडी थी, और उस समय फारस की खाड़ी में बहरीन द्वीप था, वो सबसे बड़ी बेटा व्यापारिक मंडी थी उस समय की, व्यापार की मंडी। वहां पे सभी जो सभ्यता के लोग वहां पे इकट्ठे होते थे मंडी में, और वहां से हर चीज मिल जाती थी। वो बहुत बड़ी मंडी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय सबसे बड़ी जो मंडी थी वो फारस की खाड़ी में बहरीन द्वीप में थी। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारियों को मेसोपोटामिया मेलुहा कहा जाता था। अंडरलाइन कर लेना, ध्यान रखना चीज को। मेलुहा नाम से वहाँ के जो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग, यहाँ के व्यापारियों का नाम था मेलुहा कहा करते थे वो। तो ये उनका मेलो नाम से जाना जाता था। अब आता है आपके लिपि। हर चीज जो भी हम लिखते हैं लिखा, तो उसके लिए लिपि होती है सभी के लिए। तो वहाँ की लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर है। जो सिंधु लिपि मिली खुदाई में वो कैसी थी, 64 मूल चिन्ह थे, 250 से लेके 400 तक अक्षर है, जो शैलखड़ी की आयताकार मोहरों पे मिली थी। ये कैसे मिली, ये शैलखड़ी की जो आयताकार मोहरें होती थी, मैंने अभी पहले चित्र बताया था, उसमें लिखा हुआ था, उसमें शैलखड़ी की आयताकार जो मोहर होती है तो उसमें लिखा हुआ था, तो उससे ही मिला कि इसमें ये चिन्ह है। तो शैलखड़ी मोहरों में लिखी हुई मिली। अक्षर प्रणाली साधना अक्षर सूचक होती थी। अक्षर प्रणाली क्या होती है, अक्षर सूचक मानी गई है।
हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक थी। अरे वो मैं सिंधु लिपि मैंने क्या पता अक्षर सूचक थी वो। सिंधु लिपि क्या थी? अक्षर सूचक। और हड़प्पा लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ। अब इसको आप क्या क्या मतलब था भाव चित्रात्मक? जैसे कोई चीज लिखनी है तो उसका ऐसे छोटा सा उसका भाव यानी चित्र सा बना देना, भाव चित्र बना देना। और उसकी लिखावट का मतलब दाएं से बाएं ओर की जाती थी, दाएं से बाएं चलती थी। हमारे अब आज हम लिखते खरोच जो हमारी लिपि है देवनागरी लिपि वो कैसी है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं चलती है पर लिखते हैं जो। और उर्दू में दाएं से बाएं। तो उस समय जो लिखावट कैसे होती थी? दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। और वो लिपि क्या थी? हड़प्पा की भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ। याद रखना, हड़प्पा लिपि किस नाम से जानी जाती है? पिक्टोग्राफ लिपि के नाम से जानी जाती है। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था हमें खुदाई में। तो 1853 में मिला और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। उस समय तो थोड़ा सा मिला, फिर और खुदाई की तो और मिल गया, तो पूरी लिपि मिल गई हमारे को पूरी। किंतु उसको पढ़ा नहीं, उसको आते नहीं पढ़ सके, वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। अब इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कैसे नष्ट हुई है? अब ये बात आती है इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? जलवायु परिवर्तन। जैसे जलवायु के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, गर्मी बढ़ जाना, और क्या नाम से बरसात का ये जलवायु परिवर्तन हो जाए, एकदम से गर्म उष्णता बढ़ जाना वातावरण में। तो जलवायु परिवर्तन में कई चीज़ें आ जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा शुष्कता बढ़ जाना, वर्षा नहीं होना, ये जलवायु परिवर्तन हो जाता है। भूतात्विक परिवर्तन में बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी फटना, कई चीज़ें आ जाती है। तो इससे भी इसका पतन माना जाता है। विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई पतन के बारे में, इस तरह नष्ट हुई सभ्यता। इसके अलावा इसमें एक चीज़ हो रहा है विदेशी आक्रमण, यानी आक्रमण के द्वारा भी जैसे किसी ने आक्रमण किया जिससे भी नष्ट हो गई। अब इसका उदाहरण क्या होता है कि जैसे इस सभ्यता के बाद में हमारे देश के अंदर आर्य जाति वैदिक सभ्यता आई। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि वैदिक सभ्यता में जो वैदिक सभ्यता इस सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को बिल्कुल नष्ट कर दिया। वो युद्ध के द्वारा उसको नष्ट करके सबको समाप्त कर दिया। तो अलग अलग विचारक अलग अलग बात कहते हैं। कुछ विद्वान मतलब बाढ़ यानी प्राकृतिक आपदा की बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा बरसात बाढ़ आने से ये नष्ट हो गई सभ्यता, ये नीचे दब गई बारिश से। और कहते प्रशासनिक स्थिरता होती है, उसमें क्या होता है कि यहाँ का प्रशासन बिल्कुल स्थिर हो गया, आपस में लोग लड़ लड़ के मर गए और झगड़े से नष्ट हो गई है। तो अलग अलग प्रकार से इसका पतन माना बताया जाता है। तो इसका वास्तविक वो नहीं है। थैंक यू। आगे हम देखेंगे वैदिक काल।